हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कस किया था अगस्ट कंट, फिर क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म, कार्ल पॉपर, थॉमस कुन, पॉल फेरामेंट। आज हम लोग एक दूसरा क्लासिकल थिंकर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पायनियर थिंकर ऑफ सोशियोलॉजी, एमाइल दुर्कहेम। एंड इनकी जो कंट्रीब्यूशंस है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अकाडेमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है एंड फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन के भी ये फादर है। ये दोनों एस्पेक्ट्स में he became important to understand sociology। और इनके जो भी कंट्रीब्यूशंस है अगर हम देखेंगे, इवन कोई भी एग्जामिनेशंस कॉम्पिटिटिव हायर लेवल की या लोअर लेवल की, सो इमाइल दुर्कहेम से जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर आती है, उनकी बुक्स या उनकी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ। तो सभी को पता है जे ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है डिवीजन ऑफ लेबर, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ली सुइसाइड, एनी सोशियोलॉजिक जिसमें उनका जर्नल है, और द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। और ये सारी बुक्स अपने आप में समाज शास्त्र के लिए ये एक बाइबल की तरह काम करता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इश्यूज related to the society and social reality has been covered by Emile Durkheim। इनकी कंट्रीब्यूशंस में हमने कहा कि इनको फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशंस में इनको फादर माना जाता है। क्यों ये प्रकारवादी की जनक माना जाता है? बिकॉज ही हैज गिवन इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। समाज और सामाजिक व्यवस्था को इम्पोर्टेंट दिया है और उनसे जुड़ा हुआ जितने भी फंक्शंस है किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग, तो उससे जुड़ा हुआ फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट की बात करेंगे तो फ्रॉम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव अगर हम दुर्कहेम के एस्पेक्ट को यहाँ यूज करें, सो कास्ट हैज ए डिवीजन ऑफ लेबर। कास्ट justifies the division of labor, judgment systems, economic conditions, work, qualitative and systematic work division। तो in any case हम लोग इस एस्पेक्ट को फंक्शनलिस्ट एस्पेक्ट के हिसाब से जानते हैं और दुर्कहेम इस फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशंस के एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। फिर सोशल फैक्ट, ये सारी चीज को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सोशल फैक्ट क्या है और जो जो पॉइंट्स उससे जुड़ा हुआ वही मैं डिस्कस करूंगा। जैसे सोशल फैक्ट इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दुर्कहेम्स एस्पेक्ट, दुर्कहेम्स पर्सपेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल सुइसाइड को जब तक इमाइल दुर्कहेम्स के पर्सपेक्टिव में नहीं जानते थे लोग, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू थिंक इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, but social fact is sui generis। Sui generis means it has its own significance, conditions, which is beyond biological and psychological reality। तो जैविक और मानसिक स्थिति से जुड़े हुए फैक्ट नहीं है। इट इज ए रिलेशनशिप विद सोशल कंडीशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस। और ये क्यों एक्सटर्नल, ये क्यों ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इसके क्या जनरलिटी, विल डिस्कस दैट in details। Then he also talks about collective representation। Society is merely a form of collective representations। ये जो सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात होती है वो किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है, सभी का। That means any institution or any social structure, it's not about a single individual, it has a relationship with collective representation and collective conscience। सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हम समाज और समाज से जुड़े हुए स्ट्रक्चर या समाज की जुड़े हुए व्यवस्था को समझते हैं। सो दैट मीन्स दैट इज व्हाई
society is important because it is not about single individual, it is the relationship with the larger mass or collective representation. तो कभी कभी हम लोग कहते हैं जे जब भी कुछ सिचुएशंस आता है, we avoid, we don't want to do. इंडिविजुअल को चाहता है करने के लिए बट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पता है, जैसे हम लोग कहते हैं चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार लोग क्या कहेंगे. It reflects that the individual is not important. The collective representation, collective conscience become more important. मैं अकेले क्या सोचता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेरा मन क्या कर रहा है, that is not important according to Durkheim, but what the society expects, what the society perceives, how others, जो समाज, जो व्यवस्था, वो कैसे मुझे एक्सेप्ट करेगा, that is more important. So यहाँ पे Durkheim today in today's context also, आज भी मेजोरिटी लोग समाज को इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज सोसाइटी इज गॉड और सोसाइटी इज नथिंग बट द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एंड कलेक्टिव कंसाइंस. उसके बाद सोशल सॉलिडरिटी की बात करते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस डिवीजन ऑफ लेबर के माध्यम से. जिस समाज को सॉलिडरिटी या एकता बनाए रखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव मॉरल्स या कलेक्टिव कंसाइंस. अगर हम समाज में जुड़े रहे तो जुड़े रहने के लिए कोई ना कोई एक तरीका होना चाहिए. वो आप रिलीजन हो सकता है, मोरालिटी हो सकता है, रूल्स रेगुलेशंस हो सकता है, लॉ हो सकता है. तो किसी ना किसी तरीके से कलेक्टिव को जोड़ने की तरीका होना चाहिए. तो समाज की व्यवस्था किसी व्यक्ति की सोच विचार से नहीं घटना चाहिए. समाज की एक मूलभूत उद्देश्य है सभी के लिए, और ये जो एकता, that has a relationship with collective representation and collective conscience. फिर जब वो डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं श्रम विभाजन, और ये जो श्रम विभाजन है, it has a relationship with the idea of the primitive society as well as the modern society. पुरातन समाज में हमारी जो श्रम विभाजन था, वो किस तरीका था? It is a relationship with your caste and community or religion, and that is nothing but mechanical division of labor. ये जो मैकेनिकल यांत्रिक श्रम विभाजन, और ये यांत्रिक का यही तत्व है जो पुराने समाज की जो व्यवस्था है, जात, धर्म या समूह को लेके, उस व्यवस्था से इनको काम करने की तरीका बताया गया था. That your work is because of your community or caste or religion, so it is divided on that basis. It has nothing to do with your scientific training, education or modern systems of learning. तो जब मॉडर्न समाज की बात करते हैं, तब डिवीजन ऑफ लेबर को हम ऑर्गेनिक के साथ जोड़ते हैं, जहां पे एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात होती है, जिसको जैविक या सामूहिक जैविक श्रम विभाजन, जहां पे हमने एजुकेशन को, ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दिए हैं. That's become an important way to understand that how the modern society has distributed the work to maintain the quality as well as the quantity. रिलीजन की बात करते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, that how religion became important. रिलीजन, primitive religion से लेके modern religions, and Durkheim has given very fundamental aspects of religion from his book that is important to understand, that totemism, animism, theism, ये सारे जो कंसेप्ट हम लोग रिलीजन्स, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो उनकी बुक है, उस बुक के माध्यम से हम लोग रिलीजन्स को भी पढ़ेंगे. जो रिलीजन दुर्खाइम के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिज आइडिया ऑफ रिलीजन हैज अ रिलेशनशिप विथ प्रिमिटिव सोसाइटी एज वेल एज द मॉडर्न सोसाइटी. तो जिस समय हम चर्च, टेम्पल और मस्क की बात करते हैं, उसकी भी रिलीजन्स की बात दुर्खाइम करते हैं.
और जिस समय ट्राइबल या प्रिमिटिव सोसाइटी के उस समय की रिलीजन, जब हम नेचर को पूजा करते थे, जब स्पिरिट को पूजा करते थे, जब टोटेम को पूजा करते थे, उस बात को भी करते हैं। फिर थ्योरी ऑफ सुसाइड, जैसे कि मैंने कहा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूशन दैट हाउ सुसाइड बिकेम ए सोशल फैक्ट। ये जो आत्महत्या की जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत आज के समय में भी हम दुर्कheim को रिलेट करते हैं, और उनकी जो भी सिद्धांत सुसाइड से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। वो अल्ट्रुइस्टिक, इगोइस्टिक, फाटलिस्टिक या अनोमिक, ये सारा चीज हम लोग सुसाइड की थ्योरी जब पढ़ेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ एनोमी की बात करते हैं, जब हम लॉलेसनेस की बात करते हैं, जब हम सोसाइटी के डिसफंक्शन की बात करते हैं, जिस समय हमारे सोसाइटी में पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है, और उस कंडीशंस को भी इमानुएल दुर्कheim अपने कंट्रीब्यूशंस के माध्यम से उन्होंने बताया है। नेक्स्ट हम ये आज की लेक्चर में सोशल फैक्ट से शुरू करना चाहता हूँ। अगर आप दुर्कheim को पढ़ना चाहेंगे, व्हाट इज सोशल फैक्ट अकॉर्डिंग टू दुर्कheim, और इससे जुड़ा हुआ जो भी एस्पेक्ट्स है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सोशल फैक्ट्स आर टू बी ट्रीटेड एज थिंग। क्यों ये थिंग या एक चीज या एक सामान की तरह क्यों ट्रीट करना है? टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। किसी भी सामाजिक विषय को जानने के लिए, समझने के लिए हमको अपने आप से हटाना है, जिसको हम कहते हैं that it must be studied empirically, not philosophically। जो रियल सेंस में उसकी सच्चाई जानना है, उस फैक्ट को पढ़ना है। जब हम रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे, वहां पे भी कैसे सोशल फैक्ट को स्टडी किया जाता है एम्पिरिकल फॉर्म में, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। सो पहला पॉइंट, इट शुड बी ट्रीटेड एज ए थिंग। थिंग मीन्स इट हैज नथिंग टू डू विथ साइकोलॉजी और बायोलॉजी। तो जैविक या मानसिक तरीके से हम उसको नहीं देख रहे हैं, ये एक समाज की एक व्यवस्था को समझने के लिए उसको वहां से हटा के देख रहे हैं। फिर इसको एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल कहा जाता है। सोशल फैक्ट्स मस्ट बी एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। ये जो एक्सटर्नलिटी की बात दुर्कheim करते हैं, इनके कहने के उद्देश्य ये है, जब तक हम अपने आप से जोड़ के देखेंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं हो सकती है। उसकी वस्तुनिष्ठ और रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम उसको अपने आप से दूर हटा के देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज I have some certain issues related to dowry or divorce or suicide or anything related to me, बट उस सारे कंडीशंस में जब उस बारे में डिस्कस करूंगा तो मैं उसको साइंटिफिकली अपनी बात रख नहीं सकता हूँ, बिकॉज इट इज अटैच टू मी एज एन इंडिविजुअल। तो किसी व्यक्ति अगर इसी चीज में जुड़ा हुआ, किसी भी सोशल फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ, तो उसको एनालिसिस करने में जो एम्पिरिकल रियलिटी को या ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए कहा जाता है सोशल फैक्ट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। व्यक्ति से हटा के देखने की जरूरी है। फिर जब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट इज कंस्ट्रेन्स और इट इज कोएर्सिव इन नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी सोशल फैक्ट वो आपको कंट्रोल करता है, इन द सेंस ये आपके ऊपर दबाव डालता है। इट इज व्हाई? बिकॉज सोशल फैक्ट्स आर नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, बट इट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो हम समाज की जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव कंसाइंस के माध्यम से हम लोगों ने जो भी चीज बनाया है, वो हमेशा हमारी मीन्स एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है, या उसके ऊपर असर डालता है, या उसको प्रभावित करता है। तो कंस्ट्रेन या कोएर्सिव नेचर या आपको कंट्रोल करना, आपकी बिहेवियर को कंट्रोल करना, ये भी एक सोशल फैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। देन it has a relationship with generality. Generality, universality, इसका मतलब when we study social fact, not to be treated as thing, so that means it has a relationship with every individual, because it is for all the individuals created through collective conscience,
to maintain the social order. किसी भी सामाजिक व्यवस्था को या सामाजिक संस्था को बनाए रखने के लिए तो हमारे पास जो भी चीजें होगी वो जरूर उसके अंदर एक जनरलिटी होगी. It is not about any particular individual part of a society, rather it comes from the society. Those who are members, for them it will be applicable. तो यहाँ पे generality, that means how the scientifically idea of social fact has been discussed by Emile Durkheim, that it is important. Then अगर हम types की बात करते हैं, so then you find that social fact either it is material or it can be non-material. So somewhere you find it is normal as well as pathological. तो material भी social fact हो सकता है, non-material हो सकता है, normal social fact भी होती है और pathological social fact भी कहा जाता है. जब हम material social fact की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्टेट या चर्च या टेम्पल या सोसाइटी या कोई मॉर्फोलॉजिकल कंपोनेंट्स, जैसे हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या कोई कम्युनिकेशन से हाउसिंग सेटलमेंट की बात करते हैं, तो भी मटेरियल. तो ये जो स्टेट की मशीनरी, चर्च को बनाया, मंदिर को बनाया, ये सारा चीज एक मटेरियल सोशल फैक्ट के हिसाब से दुर्खाइम उसको एस्टेब्लिश करते हैं. एंड व्हाई इट इज मटेरियल? बिकॉज इट इज विजिबल, व्हिच इज पार्ट ऑफ द सोशल रियलिटी एंड दैट हैज अ रिलेशनशिप विद द सोसाइटी. सो चर्च भी हमें कंट्रोल करता है, चर्च हमसे अलग है, और चर्च को हम जब देखते हैं साइंटिफिकली समझते हैं कि इट इज क्रिएटेड नॉट फॉर द इंडिविजुअल, रादर फॉर द मास और फॉर द कॉमन पीपल. जब हम नॉन मेटेरियल सोशल फैक्ट की बात करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, विजिबल नहीं है, मोरालिटी. मोरालिटी जो इनग्रेडिएंट है कलेक्टिव कंसाइंस का, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का, वो मोरालिटी वहां पे है. So collective conscience, collective representation, morality and social current, ये सारे चीज को हम मेटेरियल सोशल फैक्ट के नाम पे जानते हैं, सॉरी नॉन मेटेरियल सोशल फैक्ट के नाम पे समझते हैं, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विथ ए विजिबल स्ट्रक्चर, रादर इट हैज ए रिलेशनशिप विथ टू कंट्रोल द मेटेरियल स्ट्रक्चर. तो जितने भी सोशल फैक्ट जो मेटेरियल फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाई दे रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पीछे एक नॉन मेटेरियल सोशल फैक्ट जो जरूरी है या होती है, दैट इज अबाउट मोरालिटी, कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल करंट. ये सारी चीज नॉन मेटेरियल सोशल फैक्ट. फिर जब दुर्खाइम सोशल फैक्ट को नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस में बताना चाहते हैं, normal means which is very much functional aspect, which has a positive role to maintain the society. तो किसी भी कंडीशंस में, इवन टू सम एक्सटेंट, क्राइम को भी नॉर्मल माना जाएगा, बट रेट जब बढ़ जाएगी, उसकी जब रेट मीन्स उसकी क्वांटिटेटिवली जब इंक्रीज हो जाता है समाज के लिए, दैट बिकम्स पैथोलॉजिकल. So crime, law, punishments, all are normal social fact because it is a relationship with functional perspective to understand the society. समाज को समझने के लिए हर व्यवस्था का एक रोल, पुलिस, आर्मी, डिफेंस, लीगल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ये सारे चीज को हम सोशल फैक्ट को नॉर्मल मानते हैं. Why? Because it has a relationship with functional aspect or the positive aspect or to maintain the society. तो समाज को बनाए रखने में नॉर्मल सोशल फैक्ट की फंक्शंस जरूरी है. बट वंस द रेट ऑफ क्राइम, रेट ऑफ सुसाइड, रेट ऑफ एनीथिंग नेगेटिव फैक्ट्स, डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सोशल फैक्ट इंक्रीजेस, सो दैट बिकम्स पैथोलॉजिकल. सो पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुसाइड को, क्राइम को रेट के हिसाब से इमाइल दुर्खाइम इंपोर्टेंस देता है, क्योंकि जब इसकी रेट बढ़ जाती है ज्यादा संख्या में, सो दैट बिकम्स पैथोलॉजिकल, दैट बिकम डिसफंक्शनल, दैट हैज अ नेगेटिव रोल फॉर द सोसाइटी इन ए लार्जर एस्पेक्ट. तो इसी सेंस में समाज को समझने की सारी प्रक्रिया को सोशल फैक्ट के माध्यम से हम लोगों ने आज दुर्खाइम को समझा, शुरू किया. उनके सारे जो भी कंसेप्ट एक क्लास में खत्म नहीं हो सकते एक लेक्चर में. सो नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss and continue Emile Durkheim. Thank you students, thank you for listening, thank you for watching.